हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। कल हमने वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा समझी थी और हमने वहां पर स्टॉप कर दिया था, है ना। अब उसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि वातावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसका आधा हमने पढ़ लिया था, कुछ कुछ बातें हमने चेक की हुई थी। कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा था, जैसे मैकाइवर एवं बेज के मतानुसार हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। इसके अलावा जिस बर्ड के अनुसार पढ़ा था, इसके बाद एनास्टमी के अनुसार पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि उक्त परिभाषाओं के आधार पर, जो हमने कल परिभाषा पढ़ी थी, उक्त परिभाषाओं के आधार पर वातावरण को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो किस किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। ठीक है, वातावरण क्या करता है, व्यक्ति को प्रभावित करता है। सेकंड नंबर, इसमें बाह्य तत्व आते हैं। बाह्य तत्व यानी बाहरी तत्व आते हैं, जैसे आपकी जलवायु हो गई, जैसे कि आपका और चीज़ें हो गई, कई सारी चीज़ें आती हैं बाहरी रूप से जो हमें इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा वातावरण किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। ठीक है, वातावरण किसी एक तत्व का नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि सब मौसम ही आपका वातावरण है। कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ की संस्कृति आ जाती है, वहाँ के रहन सहन आ जाता है, वहाँ का बोलचाल आ जाता है, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या होता है, ये सब समूह होता है वातावरण। ठीक है, इसके अलावा वह हर वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, यह हर वो वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। इस दृष्टि से वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहयोग प्रदान कर सहायता करता है। ठीक है, इस दृष्टि से क्या होता है, वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहयोग प्रदान कर सहायता करता है। अगला देखेंगे कि वातावरण संबंधी कारक कौन कौन होते हैं, तो वो देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा पहले आपका सामाजिक कारक, इसके बाद सेकंड है आर्थिक कारक, तीसरा है सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो मानव व्यक्तित्व जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम के अनुसार हो जाता है। ठीक है, होता है। इसके बाद हम देखेंगे बालक पर वातावरण का प्रभाव। अगला देखेंगे बालक पर वातावरण का प्रभाव। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। ठीक है, इनके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्या किया इन्होंने कि भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का बालक के मन पे, व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, शारीरिक अंतर पर प्रभाव देखते हैं। फ्रेंच बोन्स का मत है, फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शारीरिक अंतर आते हैं कि जैसे कि हमारे भारत में जो है क्या होता है, पहली बात तो शारीरिक बनावट अलग होती है। हमारा जो फेस कट होता है वो अलग होता है। आप चाइना साइड चले जाओगे, वहाँ का आपको फेस कट अलग मिल जाएगा, है ना। आप अमेरिका साइड चले जाओगे, वहाँ आपको चेहरे कदकाठी बिल्कुल अलग मिलेगी। तो ये वंशानुक्रम नहीं होता, क्षेत्र विशेष का हो जाता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो कलर होता है स्किन का वो कैसा होता है, गेहुआ कलर अधिकतर मिलेगा आपको। और आप अमेरिका साइड चले जाते हो, वहाँ पे एकदम वाइट कलर हो जाता है। तो ये वंशानुक्रम नहीं है, ये क्या है, आपका वातावरण का प्रभाव हो जाता है ना। इसके अलावा आगे देखेंगे, उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। ठीक है, कहाँ पर, यहूदी अमेरिकन जो अनेक पीढ़ियाँ जहाँ पे निवास कर रही हैं, उनकी क्या हो रही है, भौगोलिक वातावरण के कारण लंबाई जो है उनकी बढ़ गई है। आगे देखेंगे मानसिक विकास पर प्रभाव। अब गॉर्डन का, अब यहाँ पे अच्छा सुनो, इसकी ट्रिक और लगे हाथ देख ही लो। यहाँ पे ये जो बोन्स आपको दिख रहे हैं, फ्रिंज बोन्स, बोन्स से क्या होती है, हड्डी होती है। और हड्डी से क्या होता है, हड्डी से के कारण इंसान की लंबाई बढ़ती है ना। हड्डी लंबी होगी तो लंबाई ज़्यादा होगी। तो यहीं से इसकी ट्रिक यही यही बन गई है। ठीक है, आगे देखेंगे मानसिक विकास पर प्रभाव। एक सेकेंड रुकिएगा। अब अपन देखते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। ठीक है,
मानसिक विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है। उन्होंने यह मत नदियों के किनारे अशेष रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। ठीक है। तो रहता है, जैसे आप चले जाओगे कहीं पे भी, जैसे अलग कुछ, जैसे आप किसी अच्छे वातावरण में रहते हो, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हो, जहाँ पे सभ्य लोग होते हैं, जिनको कहना चाहिए, जिन बच्चों को शुरू से ही मैनर्स में रहना सिखाया जाता है, तौर तरीके सिखाए जाते हैं, उनका जो दिमागी डेवलपमेंट है वो अलग ही होता है। और जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, कहीं भी आ रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, कैसे भी लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, तो उनकी मानसिकता थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उनका मन जो है पॉजिटिव चीज़ों में कम, नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा हो जाता है, तो मानसिक विकास उनका अवरुद्ध होता है। तो यहाँ पे ये भी रहता है। ठीक है। अगला देखेंगे, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, ये कौन बोल रहे हैं? क्लार्क बोल रहे हैं कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है। उन्होंने यह मत अमेरिका के कुछ गोरों और नीग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध की। उनके समान अनेक अन्य विद्वानों का मत है कि नीग्रो प्रजाति की बुद्धि स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं कराया गया। जो नीग्रो लोग होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि क्यों कम मानी जाती है, क्योंकि जो अमेरिका के लोग होते हैं उनकी तरह उनको शिक्षित और अच्छा वातावरण नहीं मिलता। थोड़ी भुखमरी है वहाँ पे, थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से उनका जो डेवलपमेंट है प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है आपका बुद्धि पर प्रभाव। कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। किसका मत है? कैंडोल का। ठीक है। बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उन्होंने इसे 552 विद्वानों का बौद्धिक अध्ययन करके सिद्ध किया। ये विद्वान लंदन की रॉयल सोसाइटी, पेरिस की विज्ञान एकेडमी और बर्लिन की रॉयल एकेडमी के सदस्य थे। ठीक है। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा, अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे। इनको शिक्षा की सुविधाएं थी और उनको शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिला था। ठीक है। तो विद्वान क्यों थे? क्योंकि उनको क्या मिला था? सबसे पहली चीज यहाँ पे दी है, जो सदस्य जो थे, जो विद्वान सदस्य थे, 552 विद्वानों का बौद्धिक परीक्षण किया था उन्होंने। अब उनमें से जो अधिकतर, देखो, एक तो रॉयल सोसाइटी, नाम से ही पता चल रहा है रॉयल यानी कि अच्छे खासे रईस, है ना। विज्ञान एकेडमी और रॉयल एकेडमी, है ना। रॉयल रॉयल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इनकी बुद्धि लब्धि क्यों अच्छी थी? क्योंकि सदस्य जो थे धनी और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे, है ना। फुर्सत ये थे कुल मिला के। उनको शिक्षा की सुविधाएं थी उनको, और उनको शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। ठीक है। तो इतनी सुविधाएं होंगी किसी के पास, तो ऑब्वियसली उनका जो बौद्धिक विकास है उतना हो गया ना, है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद था हमारे स्टीफन्स का मत। स्टीफन्स का मत है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है, ठीक है, जिन बालकों को पहले तो जहाँ पे वो निम्न वातावरण में थे वहां से हटाकर इनको उच्च वातावरण में रखा जाता है, तो सबकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि हो जाती है। हो जाती है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है उनमें प्रायः उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। मान लो कोई बालक है, छोटा है, 3 या 4 साल का, अभी वो कहाँ रह रहा है?
खराब वातावरण में रह रहा है, जहाँ पे लोगों का व्यवहार सही नहीं है, शिक्षा की विशेष सुविधाएं नहीं है ना, जहाँ रह रहा है गंदा माहौल है। हम ऐसे बच्चे को किसी अच्छे वातावरण में अगर रख दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, सडन उनकी कॉलोनी ही चेंज कर दी, उनकी सिटी ही चेंज कर दी, अच्छा वातावरण वातावरण जो है मिल गया, तो क्या होगा, उसके आईक्यू लेवल में परिवर्तन आप देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि जितनी कम आयु होगी, मान लो बच्चा जितना छोटा होगा और उनसे वहाँ से उसको उठा के अच्छे वातावरण में रखा जाएगा, तो उसमें चांसेस और अच्छे हैं कि उनमें और अच्छा उसका आईक्यू हो सके। अब अगर किसी बच्चे को आप पूरा उसका ब्रेन ही डेवलप हो गया, 15-16 साल बाद, उस 15-16 साल का हो गया, फिर चेंज कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ कम होती है। लेकिन जितना छोटा बच्चा होगा, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है कि उसका आईक्यू लेवल जो है अच्छा हो जाए। ठीक है, आगे देखेंगे व्यक्तित्व पर प्रभाव। अब कूले बोल रहे हैं, कूले का प्रभाव, कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कूले ने सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ठीक है, कूले ने सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया कि बनियान और बर्न्स का जन्म निर्धन परिवारों में हुआ था। इसका बनियान और बर्न्स का जन्म निर्धन परिवारों में हुआ था, फिर भी वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सके। इसका कारण केवल यह था कि उनके माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा। मतलब थे गरीब, लेकिन वातावरण उनको अच्छा दिया, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, तो क्या हुआ, उनका व्यक्तित्व जो है अच्छा बना। ठीक है, अगला है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परावलंबी बच्चे आते हैं। ठीक है, समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परावलंबी बच्चे आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं, पर केंद्रों में उनका अच्छी विधि से पालन किया जाता है। ठीक है, उनको अच्छे वातावरण में रखा जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चों के संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है, वे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। क्या बोला है उन्होंने, वे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। मतलब जैसे उनके माता पिता थे, उनसे बेटर वो सिद्ध होते हैं, है ना। जैसे समग्र रूप से मतलब पूर्ण रूप से जैसे उनके माता पिता थे, उनसे बेहतर इंसान ही बनेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि उनको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है वहाँ पर, और डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके वहाँ से। ठीक है, वातावरण में रखा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों और शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिंगर क्या बोल रहे हैं, ये ने 20 जोड़ी जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। ब्लर आ गई क्या फोटो, इसको मैं चेंज कर दे रही हूँ, मुझे 2 सेकंड दीजिए। ये है ही पता है ब्लर, मैंने दूसरी पिक भी ली तो वो ऐसी ही आ रही है, उसमें है ही दिक्कत। चलो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ क्या है इसमें। देखो, ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक जोड़े कि एक बच्चे को एक गांव के फॉर्म पर, दूसरे को नगर में रखा, मतलब गांव के फॉर्म पर रखा एक को, एक दूसरे बच्चों को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। जुड़वा थे दोनों, एक को गांव में रखा, एक को शहर में रखा। फोम का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और कम बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, अब इसके बाद स्टीफन्स का विचार है, इस प्रकार के अध्ययनों से हम यह निर्णय कर सकते हैं कि पर्यावरण का बुद्धि पर साधारण प्रभाव पड़ता है, परंतु उपलब्धि पर अधिक विशेष प्रभाव होता है।
ठीक है। मतलब बुद्धि पर तो साधारण प्रभाव होएगा, है ना, साधारण प्रभाव होगा, परंतु उपलब्धि 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 पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो आगे देखेंगे इसके बाद बालक पर प्रतिमुखी सॉरी बहुमुखी प्रभाव। ठीक है। क्या है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। तो देखो, वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। ठीक है। इसकी पुष्टि एवेरोन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। एवरोन एवरोन एक जगह है जहाँ पर एक जंगली बच्चा, जो मोगली है ना, मोगली, वैसा ही एक बच्चा था जो मिला था, जानवरों के साथ रहता था। वो बोलना नहीं जानता था, जानवरों की तरह चलता था, वैसे ही खाता पीता था, है ना। उससे उन्होंने सिद्ध किया है। इस बालक को जन्म के बाद ही भेड़िया उठाकर ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ। कुछ शिकारियों ने उसे सन 1799 में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 से 12 वर्ष की थी। ठीक है। उसकी आकृति पशुओं की सी थी, पशुओं की जैसी उसकी आकृति हो गई थी, और वह उनके समान हाथ पैरों पर चलता था। जैसे जानवर चलते ना चार पैरों पे, ऐसे वो हाथ और पैर से जैसे चलता था। वह कच्चा मांस खाता था। ठीक है। वह कच्चा क्या खाता था, कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हुए। वह केवल उन्हीं ध्वनियों को, जिन्हें वह सुना होगा, उच्चारित कर सकता था। जैसे भेड़िए की आवाज़ निकालना, हाथियों की आवाज़ निकालना, ये सब कर सकता था, वो बोल नहीं पाया। ठीक है। हम आस पड़ोस का वातावरण देखेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये जी, आस पड़ोस का वातावरण, ये क्या बोल रहा है, देखो, आस पड़ोस का वातावरण, वह वातावरण जिसमें बच्चा रहता है, पड़ोस सहित अनेक उनके विचार को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षित और उत्तेजक परिवेश तक पहुंच के साथ साथ एक सकारात्मक पड़ोस का वातावरण अच्छे सामाजिकरण के अवसर और सकारात्मक सहकर्मी संबंध स्वस्थ विकास में योगदान कर सकते हैं। ठीक है। शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव। अब शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव देख लो। ठीक है। जिस समुदाय में शारीरिक विकास को महत्व देने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, मतलब शारीरिक विकास को महत्व देने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, उस समुदाय में बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा तथा उनका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। जैसे जैसे समुदाय है, जैसे हमारा घर पर ही है, अगर हम लोग शारीरिक विकास को महत्व देंगे, तो इसमें क्या आ जाता है, बच्चों को शुरू से ही हेल्दी फूड की आदत डालना, कि हेल्दी फूड कैसे मतलब खाना चाहिए, खाने में रोटी सब्जी दाल चावल सलाद, इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो जिन जिन घरों में, मतलब जिस समुदाय में इन सब बातों को महत्व दिया जाता है, वहाँ पर बच्चों का शारीरिक विकास सही होता है। इसके अपोजिट अगर पेरेंट्स या घर के लोग या बाकी के लोग भी को विशेष ध्यान नहीं देते हैं कि जो ठीक है, जो खाना है खाओ, जैसा खाना है खा लो, तो दो स्थितियाँ बनती हैं, या तो बच्चा जो है बिल्कुल उसको सामान्य से कम पोषण मिलेगा, या तो सामान्य से अधिक मिल जाएगा, है ना। या तो बच्चा ठीक से खाएगा पिएगा, नहीं तो कुपोषित होगा, और अगर बच्चे ने जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा लिया तो मोटापा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो शारीरिक विकास में भी वातावरण का महत्व होता है। आगे आता है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, देखो, संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक स्थिरता में समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बालक समुदाय में आए दिन विवाद एवं कलह देखता है, व्यक्तियों को क्रोधित एवं चिंतित अवस्था में देखता है, तो उसका प्रभाव बालक के संवेगों पर पड़ता है। और इसका सीधा सा उदाहरण होता है घर परिवार में, जहाँ पर पेरेंट्स के बीच में ज़्यादा ही अनबन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उस बच्चे का संवेगात्मक विकास सही नहीं होता है। वो देखता है कि माँ बाप एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा आ रही है तो चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं, तो वही सब बच्चा सीखता है और वही फिर वो रिपीट करता है, तो यानी उसके संवेगों पर बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। इसके अपोजिट अगर घर में हंसी खुशी का माहौल है, घर में पेरेंट्स भी एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, है ना, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चा खुश मिजाज रहता है, उसका जो संवेग है उस पर नियंत्रण रहता है। ठीक है। अब आता है भाषाई विकास पर प्रभाव। अपशब्द और स्थानीय भाषा का प्रयोग भी बच्चे के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अपशब्द, गाली गलौज करना, ये अगर समुदाय में हो रहा है,
है ना? और भाषा भी असभ्य भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो इससे भी बच्चे का क्या हो रहा है, भाषा विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद देखेंगे सामाजिक विकास पर प्रभाव। किस पर प्रभाव? सामाजिक विकास पर प्रभाव। जिस समुदाय में व्यक्ति सामाजिक गुणों से युक्त होते हैं, ठीक है, जिस समुदाय में व्यक्ति सामाजिक गुणों से युक्त होते हैं तथा प्रेम एवं सहयोग की भावना से परस्पर व्यवहार करते हैं, उस समुदाय में बालक का सामाजिक विकास आदर्श रूप में होता है। ठीक है, सामाजिक गुणों से युक्त होते हैं जहाँ पे व्यक्ति, उनमें अच्छे गुण होते हैं, अच्छे मैनर्स होते हैं, तरीके से बातचीत करते हैं, प्रेम सहयोग की भावना होती है, वहाँ बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होता है। उदाहरण, जो बच्चे अच्छी तरह से बनाए गए पार्कों, मनोरंजक सुविधाओं और सामाजिक संपर्क और जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों में पड़ोस में बड़े होते हैं, है ना? जैसे देखा होगा कि जो बड़ी-बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं, वहाँ पर बीच में एक पार्क रहता है और आस-पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं शाम के टाइम, वहाँ पे अच्छे से खेलते-कूदते हैं, है ना? जो परिवार के बड़े लोग हैं, वो भी वही वॉकिंग करने के लिए आते हैं, तो अच्छा वातावरण उनको मिलता है, ठीक है? अच्छे वातावरण में बच्चे बड़े होते हैं, तो उनका अलग ही विकास होता है। इसके बाद आप आता है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता-पिता बच्चे माता-पिता बच्चे का रिश्ता बच्चे माता-पिता का रिश्ता, जन्म का क्रम, परिवार का आकार और पालन-पोषण के तरीके जैसे कारक बच्चे के विकास को विकास में आकार देने में योगदान करते हैं। जैसे बच्चे के साथ माता-पिता का रिश्ता, माता-पिता का खुद का आपस में रिश्ता, जन्म का क्रम मतलब बच्चा कौन-से क्रम का है ना? कई बार ऐसा होता है, कई परिवारों में बड़े बच्चे को ज़्यादा लाड-प्यार मिलता है, छोटे को नहीं मिलता है, या किसी घर में छोटे को ज़्यादा लाड-प्यार मिलता है, बड़े को नहीं मिलता। तो जन्म का क्रम भी बहुत मायने रखता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब पहला बच्चा होता है उसको भरपूर लाड-प्यार मिलता है, लेकिन सेकंड बच्चा जैसे ही होता है, बड़े वाले को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ना, ध्यान नहीं दे पाते उस पे। चाहते तो हैं ध्यान देना, लेकिन नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, बच्चे के मन में थोड़ी दुर्भावना आ सकती है कि जब से छोटा भाई हुआ है तब से मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं। इसके बाद परिवार का आकार, है ना? पिताजी तो गए अपने कमाने के लिए, अब माँ घर में है। वो चाह रही है अपने बच्चे के साथ समय बिताए, लेकिन परिवार बड़ा है, उनकी फ़रमाइशों को पूरा करने में पूरा दिन निकल गया। बच्चे के साथ वो कोई उसका कनेक्शन ही नहीं बचा, है ना? वो बच्चा फिर जैसे भी रह रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। माँ लेकिन ध्यान नहीं दे पा रही है। तो ये बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, है ना? और पालन-पोषण के तरीका, उनको कैसे पालन-पोषण दिया जा रहा है, कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है, ये भी मैटर करता है। और कई कारक हैं जो उनके बालक के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब चलेंगे अगले पेज पर।